Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the very interesting topic of geography, that is air, its composition and its structure. So in this chapter we are going to discuss about the air composition, then the structure of the atmosphere. So let's start the chapter. You know beta, the three domains of earth are lithosphere, then hydrosphere and then atmosphere. Means the land, the water and the air. और जब ये तीनों कंप्राइज होते हैं तो क्या बनता है? बायोस्फीयर, यानी कि लाइफ. तो लाइफ एग्जिस्ट ही करती है बायोस्फीयर पे. इन तीनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आज हम इन तीनों में से एटमॉस्फेयर की बात करने वाले हैं. एटमॉस्फेयर इज अ शीट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ और ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. आपको पता है इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. मतलब ये अर्थ है तो इससे आप 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये ब्लैंकेट ऑफ एयर नज़र आएगा. दैट इज एटमॉस्फेयर. इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज़ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन विच वी inhale, then nitrogen, carbon dioxide, they are needed by the plants for their growth. Atmosphere protect us from the harmful ultraviolet rays of the sun. ये एटमॉस्फेयर है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से काम करता है. ये छान छान के नीचे जो है सही रेज भेजता है, अल्ट्रावायलेट रेज को वापस भेज देता है. तो ये भी हमारे लिए प्रोटेक्टिव है. The atmosphere act like a greenhouse and thus control the extreme temperature during the day and night. Temperature भी control कर रहा है atmosphere. And many climatic phenomena that take place, that is because of the atmosphere. As it is responsible for change in the weather and climate, the atmosphere also protect us from the meteors. बहुत सारे meteors क्या होते हैं? atmosphere में ही burn हो जाते हैं. हाँ, जब नहीं बर्न हो पाते अर्थ पे आगे गिरते हैं तो वो मीटेराइट्स कहलाते हैं. सो मीटियर्स अगर एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाते हैं, इट हेल्प्स इन आवर कम्युनिकेशन एज साउंड वेव्स ट्रैवल इन दैम एंड दस द एटमॉस्फेयर प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ. अब हमने इम्पोर्टेंस तो पढ़ ली एटमॉस्फेयर की, अब हमें पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर में है क्या. सो मूविंग टू द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यू कैन सी दिस डायग्राम. ये पाई चार्ट आप देखिए. अगर आप ये देख रहे हो बेटा तो 78% सबसे ज़्यादा जो गैस एटमॉस्फेयर में है वो है नाइट्रोजन. देन 21% आपकी ऑक्सीजन है जिसको हम O2 भी कहते हैं. देन आफ्टर दैट आपका जो 1% बच गया, दीज आर द अदर गैसेस. तो दिस इज़ द मेन कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. अगर अदर गैसेस की बात करूँ ना मैं बेटा, तो इसमें आपकी आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा सब आती हैं. तो अब चलते हैं हम नोट पे. अ कॉलम ऑफ एयर इज प्रेसिंग अस डाउन ऑल द टाइम. लगता है ना कई बार प्रेशर है हमारे ऊपर, हमारे कंधों पे बहुत बोझ है, प्रेशर लगता है बॉडी पे. इट्स वेट इज अबाउट 1 टन 1001 kg. ठीक है, आप देखो 1 टन मतलब 1000 kg. वी डोंट फील इट. आपको लगता है कि आपके ऊपर हमेशा 1000 kg या 1 टन का बोझा है? हमें फील नहीं होता ये प्रेशर. क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द काउंटर प्रेशर फ्रॉम विद इन आवर बॉडी. तो इस वजह से हम इस प्रेशर को फील नहीं करते हैं. अब हम चलेंगे डिफरेंट गैसेस के बारे में पता करने. तो सबसे पहले चलते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही है. नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%. इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट, दो दे कैन नॉट एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. देयर इज़ अ बैक्टीरिया इन द सॉइल, जो ना रूट्स में होता है प्लांट्स की. तो वो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को लेता है, एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जब वो नाइट्रोजन को ले लेता है, देन इट चेंज इट इनटू द यूज़ ऑफ प्लांट. तो प्लांट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सेकेंड मोस्ट वॉल्यूमिनस जो एयर है एटमॉस्फेयर में 21% के साथ वो ऑक्सीजन है. और इसको तो भाई
जीवनदायिनी गैस है, क्योंकि ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड इट टू ब्रीथ एंड लिव। आफ्टर दैट हमारी आती है CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इनहेल ऑक्सीजन, ये क्या ली हमने, ऑक्सीजन, एंड क्या एक्सेल की, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी लेते तो हम ऑक्सीजन है, लेकिन जो छोड़ते हैं, जो एक्सेल करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन द अदर हैंड प्लांट टेक इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड। सोचो, प्लांट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, वो उसे फूड बनाने में यूज करते हैं विद द प्रॉपर प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फूड बनाते हैं तो दे रिलीज द ऑक्सीजन फॉर अस। तो इससे पता चलती है कि प्लांट की कितनी इंपॉर्टेंस है। प्लीज किसी प्लांट को कट नहीं करना। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज जस्ट 0.03% ऑफ द एयर। इट इज स्मॉल इन क्वांटिटी बट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस। Burning of oil and coal increases the volume of CO2 in the air and causes air pollution. और एयर पोल्यूशन जितना होगा बेटा, उससे अर्थ की जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो भी इफेक्टेड होगा। अब रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या रिलेशन है इन दोनों का? इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय विच द लाइफ इज सस्टेन्ड। Living being needs the oxygen and release carbon dioxide. Plants need the carbon dioxide and release oxygen. Thus, these two gases changes into each other, and this also establish the relationship between the living beings and the plants, because they establish the balance between these two gases. By cutting down the tree, this balance get damaged. तो हमेशा ध्यान रखना है हमने कि हमें प्लांट्स को, ट्रीज़ को कट नहीं करना है। अब बात करते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की और ग्लोबल वार्मिंग की। अ ग्रीन हाउस इज़ अ ग्लास रूम। हम कहते हैं ना एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। अब देखो ये मॉडल टाइप का, ये ग्लास रूम टाइप का है, ठीक है। इन विच द प्लांट्स आर ग्रोन, सनलाइट एंटर थ्रू द ग्लास वॉल। ये जो वॉल है ना आपकी, ये सारी की सारी ये ग्लास की बनी हुई है। इसकी जो ये वॉल है, ये ग्लास की बनी होती हैं और इससे जो है सनलाइट एंटर करती है, विच मेक द इनसाइड ग्रीन हाउस वार्म ड्यूरिंग द डे। एट नाइट द सेम ग्लास वॉल प्रिवेंट द हीट टू मूव आउट एंड व्हाट हैपन, वो इंटायर टेम्परेचर जो है वो बना रहता है, यानी रात में भी उतनी वार्मनेस बनी रहती है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड वर्क्स लाइक दीज ग्लास वॉल। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड काम करती है बेटा। इट हेल्प्स टू कीप द अर्थ वार्म, पूरे अर्थ को गर्म रखती है और जो भी गर्मी है उसे बाहर नहीं जाने देती है। ट्रैप्स द हीट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग एट द नाइट टाइम ऑल्सो। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड ना द अर्थ वुड बिकम टू कूल, फ्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, इसके अंदर सनलाइट चली गई एक बार तो जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो उसके अंदर ही रहेगा। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ के अंदर उतनी हीट को बनाए रखती है, ना उसे बाहर जाने देती है और बाहर वाली हीट को अंदर लाके बैलेंस करती है। तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो क्या होगा, अर्थ फ्रीज हो जाएगी, हमारी लाइफ इंडेंजर्ड हो जाएगी। इसीलिए हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस भी कहते हैं और ये जो वर्क करती है हम इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वी बर्न द कोल फॉर आर नीड, ऑयल है, डीजल है, पेट्रोलियम हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेस यूज़ करते हैं कि जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आ जाती है। और बहुत ज़्यादा फ्यूल्स आप बर्न करोगे, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, हीट को ट्रैप कर रही है। तो हीट तो भाई यहीं रह जाएगी अर्थ के अंदर ही, और बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो जाने ही नहीं देगी बाहर। और हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज कर रहे हैं एक्सेस में। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, इतना एक्सेस टेम्परेचर कि आपके सारे ग्लेशियर मेल्ट होने जाएंगे, टेम्परेचर हाई होगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। So we can see the effect of massive global warming because we are cutting down the trees day by day. Burning the fuels, global warming melts glacier, polar ice, which rises the sea level. फ्लड आने शुरू हो गए हैं कोस्टल एरिया में। मैनी आइलैंड जो हैं वो क्या हो रहे हैं, सी वाटर में सबमर्ज हो रहे हैं। सेवरल अदर प्रॉब्लम ऑल्सो
happened because of the global warming. So we need to control the global warming by not releasing excess amount of carbon dioxide. अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे. अगर आप एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को देखते हो ना बेटा, सो एटमॉस्फेयर इज लाइक अ थिक ब्लैंकेट एंड इट थिकनेस जो है ना इसकी ये वेरी करती है फ्रॉम 800 किलोमीटर टू द 1600 किलोमीटर. कहीं पे 800 मिलेगी, कहीं पे 1600 किलोमीटर, मतलब इसके बीच में वेरी करती है. इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट एट द इक्वेटर and lowest at the poles. The height of the atmosphere can be divided into 5 layers. अब वो 5 layer जो हैं वो on the basis of composition, temperature and other properties. वो 5 layer हैं troposphere, stratosphere, mesosphere, thermo and exosphere. You can see in this diagram. Tropo जिसमें हम रह रहे हैं, strato, फिर meso, thermo and exosphere. अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहली लेयर जो हमारी आती है दैट इज ट्रोपोस्फेयर. क्लोजेस्ट होती है अर्थ के पास होती है. सो इट एक्सटेंड अप टू द 8 किलोमीटर एट द पोल और 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर. आपको याद है ना पोल और इक्वेटर. अगर आपने अर्थ देखी है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा ऐसे हो रहा है ना डायग्राम, तो ये आपका पोलर रीजन है, ठीक है. और ये जो होता है ना आपका सेंटर जो सन के पास पड़ता है, ये आपका इक्वेटर है. सो इक्वेटर पे क्या है इसका हाइट दैट इज 18 किलोमीटर. नाउ इट इज डेंसेस्ट लेयर विद अबाउट 90% ऑफ टोटल एयर इन दिस एटमॉस्फेयर. 90% इसी में होता है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर, ऑल काइंड ऑफ वेदर फिनोमिना, चाहे वो क्लाउड है, स्टॉर्म है, लाइटनिंग, अकर्स इन दिस रीजन. The temperature in this layer decreases with the increasing altitude. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, टेम्परेचर लैप्स होता जाता है, डाउन होना शुरू हो जाता है. It decreases roughly at the rate of 1 degree centigrade at per 165 मीटर एल्टीट्यूड. ये आपको हमेशा याद रखना है. आप 165 मीटर चले गए, आपका 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया. फिर आप ऊपर और 165 डिग्री चले गए, 1 डिग्री टेम्परेचर और कम हो गया. तो ऐसे आपका टेम्परेचर जो है, जितना आप एल्टीट्यूड हाई होएगा ना, जितनी हाइट पे जाओगे उतना ही आपका टेम्परेचर लैप्स डाउन होता जाएगा. और दिस रेट ऑफ डिक्रीज इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट. ड्यूरिंग द डे द ट्रोपोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन एंड ड्यूरिंग द नाइट इट कीप्स आवर सरफेस वार्म. इट्स अपर लिमिट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज, यानी कि जहाँ से अब ये ट्रोपोस्फेयर खत्म होने वाला है, लास्ट लिमिट वो ट्रोपोपॉज है, वेयर द जनरल डिक्रीज इन टेम्परेचर स्टॉप्स. इट इज़ फ्रॉम हेयर दैट स्ट्रेटोस्फेयर बिगिन. यानी ट्रोपोस्फेयर के बाद जो आपकी लेयर आएगी वो है स्ट्रेटोस्फेयर. तो हम सब कहाँ रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फेयर में? ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि वो अर्थ के क्लोज है. सेकेंड जो आपका स्फेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 50 किलोमीटर. अब आप देखो ट्रोपोस्फेयर आपका मैक्सिमम था 18 किलोमीटर की हाइट तक, और स्ट्रेटोस्फेयर आपका आ गया 50 किलोमीटर की हाइट पे. अब यहाँ पे डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर दोनों ही नहीं है. मूवमेंट क्या होती है एयर की? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल. टेम्परेचर एक जैसा कांस्टेंट इन द लोअर लेयर अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 22 किलोमीटर. इसी वजह से इसमें कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता. जो भी वेदर फिनोमिना होगा वो ट्रोपोस्फेयर में होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होता. सो जेट प्लेन यूजुअली फ्लाई इन दिस लोअर लेयर. तो आपकी जितना भी है ना एयरक्राफ्ट, जेट प्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं. ओजोन लेयर जो है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेस से, वो भी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है. स्ट्रेटोपॉज इसका लास्ट लिमिट है. उसके बाद जो है थर्ड लेयर स्टार्ट हो जाती है, दैट इज मीजोस्फेयर. मीजो बीच की है ना, मीजोस्फेयर जो एक्सटेंड करती है. अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर था, ये 80 किलोमीटर पहुंच गया, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर 80 किलोमीटर. और इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड
और ये -85 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। कोल्डेस्ट लेयर है ये एटमॉस्फेयर की, कोल्डेस्ट, सबसे ठंडी। और जो मीटियर्स होते हैं ना आपके, विद एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस यूजुअली बर्न अप इन दिस स्फीयर। जितने भी मीटियर्स जब आते हैं ना, एंटर करते हैं तो एटमॉस्फेयर में, मीजोस्फेयर में बर्न हो जाते हैं। देन आपके आते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है वो मीजोस्फेयर से भी आपका ऊपर है, बहुत ऊपर है। इट बिगिंस एंड एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 450 किलोमीटर, इतना ऊपर है। अब रैपिडली देखो आप, जैसे जैसे इस हाइट पे जा रहे हो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इट कैन रीच मोर देन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द आयनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का जो लोअर पार्ट है ना, उसे हम आयनोस्फेयर कह रहे हैं। क्यों आयनोस्फेयर? यहाँ जो आयंस है ना बेटा, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम आयंस कहते हैं। नेचुरली हमने नहीं चार्ज किया उन्हें, ये नेचुरली इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैं जिन्हें हम आयंस कहते हैं। ये हमारी रेडियो एक्टिव वेव्स में बहुत हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में। दिस स्फीयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर कम्युनिकेशन। Radio waves can be sent to distant place through this layer and the air is not as dense in the sphere. अब आप देखो, मीजोस्फेयर तक आपका टेम्परेचर गिर रहा था, लेकिन थर्मोस्फेयर में इतनी तेजी से बढ़ा के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया। और यहाँ थर्मोस्फेयर में जब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है और उसके नीचे वाली लेयर में आपको आयंस भी मिल रहे हैं जो आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अब लास्ट लेयर आती है एक्सोस्फेयर, the outermost layer of the atmosphere, outermost, that is known as exosphere। outermost है तो इसका मतलब ये क्या दे रही है, अब हमें रास्ता दे रही है, the way to space। its density is very low and very light gases, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, वो यहाँ मिलती हैं एक्सोस्फेयर में। here the temperature is very very high, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इट इज़ हेयर दैट द मैन मेड सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ। जो हम मैन मेड सैटेलाइट बनाते हैं ना, इधर से हम ऑर्बिट करते हैं अर्थ में। तो इस तरीके से आपके ये 5 स्फीयर्स हो गए एटमॉस्फेयर के। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिवीजन। हमने क्या डिस्कस किया इस चैप्टर में? द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉर्म्स can be born or sustained due to it. Then the atmosphere comprises of the different gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, ozone, helium, hydrogen, etc. Plants help us to maintain the balance of carbon dioxide in the atmosphere. Then we have discussed carbon dioxide causes the greenhouse effect, temperature को maintain करके रखती है। Then global warming is increasing owing to the increased burning of the fuels and deforestation. Then we have discussed about the 5 layers of atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Please do the exercise carefully.